माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग अपने क्लास से जुड़ते हैं और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी ज्योग्राफी से आपके प्रश्न आए हैं, बिगत टीआरई 01 ले लीजिए, बिगत टीआरई 02 ले लीजिए, या हमारा टीआरई 03 जो हुआ था उसमें जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर वार्ता करने का प्रयास करेंगे। जब हम इस वार्ता को कहीं ना कहीं एक अपने आयाम तक पहुंचा पाएंगे, अपने आए हुए प्रश्नों की विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, तब हमारा जो सिलेक्शन है 0.4 में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। और हम कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने की दिशा में क्या होंगे, अग्रसर होंगे माय डियर। तो ऐसा सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो बिहार का यहाँ पर सबसे उत्तरी जिला की बात की जा रही है, आपका सासाराम है, आपका सहरसा है, या फिर यहाँ पर जो जिला दिया गया है आपका सहरसा है, या फिर यहाँ सीतामढ़ी है, या पश्चिमी चंपारण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर डबल टिक हमारा पश्चिमी चंपारण की दिशा में लगेगा। आपका सबसे उत्तरी जिला बिहार का अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका है पश्चिमी चंपारण। कौन सा चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण है, ये आपका सबसे उत्तरी जिला के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, सबसे उत्तर स्थित जिला है। और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है, और इसी पूर्वी चंपारण में गांधी जी ने, इसे पूर्वी चंपारण में गांधी जी ने अपनी यात्रा की थी। और वो यात्रा कहीं न कहीं किसके विरोध में थी, वो तिनकठिया प्रथा के विरोध में थी। तिनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। वहां के कृषक है राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आमंत्रित किया था, और फिर गांधी जी ने यहाँ पर तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर और कहीं न कहीं किसानों को वहां पर अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। यही जिला है अपना पूर्वी चंपारण। और यहीं पर उनसे राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े लीडर जो बाद में कालांतर में चल करके भारत के राष्ट्रपति बने, उन सारे नेताओं से, जयप्रकाश नारायण, उन सारे लगभग नेताओं से उनकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी, जब गांधी जी 1917 में चंपारण आंदोलन के लिए वहां पर कहीं न कहीं गए हुए थे। किस जिले में, चंपारण जिले में। ये आपका कहीं उत्तरी जिला है, नेपाल से इसकी सीमा लगती है, सबसे उत्तरी जिला के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर हम लोग देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाप करना है। टोडा कहां की जनजाति है, सिक्किम की। लेप्चा मेघालय दिया गया है, बिरहोर तमिलनाडु दिया गया है, गारो झारखंड दिया गया है। बिरहोर जो जनजाति है वो झारखंड की है, गारो जनजाति आपकी मेघालय की है, और लेप्चा जनजाति आपकी सिक्किम में, टोडा जनजाति आपके मेघालय में रहती है। तो यहाँ फर्स्ट का 2 किस में है, फर्स्ट का 2 इसमें है, और बी का 3 इसमें कौन सा है। अब बी यहाँ पर हम लोग देखें, बी का 1 कहीं न कहीं यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। बी का 1 यहाँ पर कहीं न कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। टोडा जनजाति आपके कहाँ पर निवास करती है, टोडा जनजाति, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, गारो टोडा जनजाति तमिलनाडु में। यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। हमारा सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आपकी लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, बिरहोर जनजाति आपकी झारखंड में, गारो जनजाति मेघालय में, टोडा जनजाति जो कि एक कहीं न कहीं भैंस पालन के लिए जानी जाती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये आपके किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो ऐसा आपको गारो खासी जयंतिया, गारो और फिर कहीं न कहीं खासी और जयंतिया जनजाति हमारी कहां पर पाई जाती है, ये सभी जनजातियां हमारी कहां पर पाई जाती हैं, ये सभी हमारे मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। और ये पहाड़ियां हैं, विशिष्ट पहाड़ियों पर विशिष्ट जनजाति समाज के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। अब आइए हम लोग यहाँ 13वें नंबर का, 12वें नंबर का प्रश्न हो गया था, 13वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति
है, जारवा है, जुआंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की सबसे आद्य जनजाति आप अगर देखें, सबसे नवीन जनजाति आप अगर देखें तो आपकी जारवा जनजाति है, जो कहां पर रहती है, AND में रहती है, AN में रहती है, अंडमान निकोबार में रहती है जारवा जनजाति। भारत की सबसे आद्य जनजाति समुदाय में आता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा डबल टिक किसके संबंध में होगा, बी के संदर्भ में होगा। किसके संदर्भ में होगा, बी के संदर्भ में होगा। 14वां प्रश्न यहां पर हम लोग देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दिए और कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। बन्नी चारागाह कहां पर है और वग्याल चारागाह आपके कहां पर पाए जाते हैं, कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। और फिर खजियार कहां पर, पहलगाम जो हमारा घास का मैदान है ये कहां पर पाया जाता है, पहलगाम घास का मैदान जम्मू कश्मीर में। और फिर यहाँ पर वग्याल घास के मैदान हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और फिर यहाँ पर खजियार उत्तराखंड में और बन्नी गुजरात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब बी का फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो बी का फर्स्ट वग्याल जनजाति आपके कहाँ पर पाई जाती है, वग्याल आपके कहीं न कहीं कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। और खजियार आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, बन्नी चारागाह आपके कहाँ पर पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ए का 4 कहाँ पर है, तो ए का 4 यहाँ पर है। तो ये हमारा सी यहाँ पर विकल्प राइट हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लवण प्रभावित मृदाओं में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से सबसे अधिक लवणता प्रभावित जो मृदा है आपके कहाँ पर पाई जाती है, आपके राजस्थान में पाई जाती है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे ज्यादा लवणता वाला क्षेत्रफल आपके यहीं पर पाया जाता है। और फिर 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर हम लोग देखें निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट प्रमुख भंडार नहीं है। हमारे किस क्षेत्र में लिग्नाइट प्रमुख भंडार नहीं है, गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। लिग्नाइट प्रकार का कोयला उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई यहाँ पर सही होगा। लगभग इन सभी राज्यों में, पश्चिम बंगाल देखें, झारखंड देखें, यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो इस कारण से ई यहाँ पर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्र दिया गया है स्थानांतरणीय कृषि, पश्चिमी घाट पर कौन सी खेती की जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी खेती की जाती है, और फिर उत्तरी पूर्वी भारत में कौन सी खेती की जाती है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में सही कूट का चयन करना है। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहते हैं इस कृति को, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसे हम लोग डहिया कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान में इसे कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट पर वालटेरे कहते हैं। तो ए का 2 कहां पर है, पश्चिमी घाट पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट पर इसे कुमारी कहते हैं। और फिर आपके दक्षिणी राजस्थान में इसे डहिया कहते हैं, डहिया कहते हैं। ए का 4 यहां पर है। और फिर वी का 3, वी का यहां पर हम लोग देखें, वी का 2, वी का 2 कहां पर है, तो यहां पर है। तो हमारा जो जवाब होगा वो ये सही हो जाएगा, और सी का 3 होगा, ये बिल्कुल सही है। और 4 का यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्या होगा, फर्स्ट होगा, डहिया कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से सन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री साक्षरता प्रतिशत दरों का न्यूनतम अंतर रहा है, कौन सा ऐसा राज्य है, ये राज्य आपका कौन सा है, तो ये राज्य आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जहां स्त्री और पुरुष का साक्षरता दर क्या रहा है, न्यूनतम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मारमा गोवा, गोवा में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, मुद्रा आंध्र प्रदेश में, और फिर यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से मारमा गोवा बंदरगाह हमारे गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है, और ये मुद्रा बंदरगाह सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है,
आंध्र प्रदेश में नहीं है। इस कारण से कहीं न कहीं ये सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट विकल्प पर हम लोग यहाँ पर विचार करें तो अगला विकल्प आपके सामने है, निम्नलिखित कोड को सुमेलित करना है। खनन क्षेत्र और फिर उसकी सूची दी गई है। गुरुंग हिसानी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तलवर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा की हमारी किस लिए, जावर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जावर क्षेत्र आपके सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीसा उत्पादन के लिए। और गुरु महिसानी हमारा कहीं न कहीं किसके लिए प्रसिद्ध है, गुरु महिसानी हमारा यहाँ पर, गुरु महिसानी हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु महिसानी हमारा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर क्षेत्र हमारा, तलवर क्षेत्र हमारी किस लिए प्रसिद्ध है, तलवर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ए का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वी का 4, बी का 4 यहाँ पर है और सी का 2 यहाँ पर है और फिर डी का 1 यहाँ पर है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से तमिलनाडु राज्य में, या ये आपकी जो शिव समुद्रम परियोजना है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित है आपकी शिव समुद्रम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कांतरिक प्रदूषण क्षेत्र और सूची कौन सी है, चेंबूर, सुकिंदा उद्योग मंडल। ये आपका उद्योग मंडल किससे संबंधित है, तो पंजाब से। चेंबूर आपका कहीं न कहीं किससे, केरल से। और फिर गोविंदगढ़ आपका कहीं न कहीं किससे है, तो उड़ीसा से है। सुकिंदा आपका कहाँ से है, सुकिंदा आपका महाराष्ट्र से है। तो इस प्रकार से इसका जवाब ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा जो विकल्प है सुमेलित करना है। सख्त परियोजना, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है, शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपकी जवाहर सागर परियोजना सुमेलित नहीं है, ये राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में ही है जवाहर सागर आपका, और फिर आपका महाराणा प्रताप सागर, और फिर आपका चंबल नदी पर है ये, और गांधी सागर। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। शिव समुद्रम परियोजना आपके केरल राज्य में नहीं है, ये आपके केरल राज्य में न होकर के कर्नाटक में है। और फिर नागार्जुन बांध परियोजना, सी सही हो जाएगा माय डियर, यहाँ पर सी, इसको गलत काट दें, सी। अब हम यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी सब आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हम राज्य जिसमें सार्वजनिक कागज मिले, कर्नाटक राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक कागज की मिलें स्थित हैं। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है, झूमी कृषि, फजेंडा। यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा कहीं न कहीं फजेंडा के बागान होते हैं, और ये फजेंडा हमारा जो होता है ब्राजील में, ब्राजील में कहवा के मैदानों को, कहवा के मैदानों को फजेंडा कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। और ये फजेंडा हमारे जो होते हैं, यहाँ से कहवा का उत्पादन होता है और उसे साओ पोलो मंडी लाया जाता है। ब्राजील में ही साओ पोलो मंडी है, यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ से सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस मार्ग है, वहाँ से बंदरगाह तक लाया जाता है, सेंटोस बंदरगाह तक लाया जाता है।
और फिर यहीं से उसको क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। यह एक अस्थाई कृषि है। फजेंडा अस्थाई कृषि के बागान हैं, अस्थाई कृषि के बागान हैं। तो हमारे अस्थाई कृषि के बागानों के रूप में इसे हम लोग जानते हैं फजेंडा को। तो ये बात यहां पर बिल्कुल क्लियर रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, इसमें कोई संदेह नहीं रखना है माय डियर। अब यहां पर हम लोग 27 नंबर का फर्स्ट देखें, स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं। 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, निश्चित तौर से स्टॉक फार्मिंग 2-3 फसलें एक साथ उगाई जाती है। पशुओं का प्रजनन, वहीं पर पशु प्रजनन केंद्र भी होता है जहां पर कृषि की जाती है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए जब हम तमाम गतिविधियों को करते हैं तो उस फार्मिंग को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। जैसे कृषि करिए, पशुपालन करिए, कृषि में भी बहुत सारी वैविध रूप से कृषि करिए, विविधता के आधार पर कृषि करिए। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार से जब हम खेती करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। जब हम कृषि के साथ पशुपालन को भी जोड़ दें, पशुपालन को भी जोड़ देते हैं तो इससे हम स्टॉक फार्मिंग के तौर पर कहते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और फिर जब हम फसल भी उगाते हैं तो फसलों में क्या होनी चाहिए? विविधता होनी चाहिए। एक साथ एक ही खेत में कई प्रकार की चरणबद्ध तरीके से फसलें स्टेजेस बना करके हम उसमें उगाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से डी आपका कहीं ना कहीं यहां पर राइट प्रश्न आंसर हो जाएगा। तिब्बत चुंबी घाटी के किस दर्रे के माध्यम से दार्जिलिंग से जुड़ता है? तिब्बत आपका चुंबी घाटी से किस उससे जुड़ता है? तो यहां पर एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। यहां पर एक भारत का मानचित्र हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं। और जब हम यहां पर भारत का मानचित्र बनाते हैं, यहां पर अपना एक दर्रा है। इस दर्रे को हम नाथुला दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथुला दर्रा कहते हैं इसको। और इसी नाथुला दर्रा के इस पार आपकी चुंबी घाटी है। चुंबी घाटी है। और फिर इसी नाथुला दर्रा से सिल्क रूट होकर जाता है। सिल्क रूट अंतरराष्ट्रीय मार्ग है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग के रूप में इसे हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। यह हमारा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। प्राचीन काल में यूरोप से, मध्य एशिया से व्यापार जब भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से होता था, इसी नाथुला दर्रे से होकर के ये जाता था। 1962 के युद्ध के दौरान, 1962 के युद्ध के दौरान इस दर्रे को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया था। और फिर 1989 के दौरान, 88-89 के दौरान जब श्री राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब जाकर के इसको साप्ताहिक आधार पर खोला गया। साप्ताहिक आधार पर ओपन किया गया। वर्ष भर नहीं, मंथ भर नहीं, मासिक नहीं, इसे साप्ताहिक आधार पर खोला गया। सप्ताह में 2 दिन इस दर्रे से होकर के व्यापार आप कर सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन इस दर्रे से होकर के आप व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसा बात सभी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारा जो विकल्प हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। सी यहां पर आपका राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, काला सागर में माल्टा अवस्थित है। किस सागर में माल्टा आपका अवस्थित है? ऐसा आपको यहां पर देखना है कि माल्टा आपका कहां पर अवस्थित है। तो बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागरी, तो ये भूमध्य सागरी है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
नागपुर योजना का संबंध है रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से। नागपुर योजना का संबंध नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। सड़क परिवहन से है। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आपके कहां से आते हैं? ये नागपुर के ही सांसद हैं। नागपुर के ही ये क्या है? सांसद हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का ये जवाब ध्यान में रखना है सभी को। अब यहां एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है? आपका साल्ट रेंज, विंध्याचल रेंज या वासे। आपका साल्ट रेंज जो है ये आपका कहीं न कहीं भ्रंशोत्तर पर्वत है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें से कौन सी नदी आपके सीन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, और फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहां पर कहीं न कहीं उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब आपका राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी कौन सी है? साइबेरियन झील है, बैकाल में पाई जाती है आपकी साइबेरिया झील। विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है। और ये बैकाल झील कहां पर पाई जाती है? साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है। और इसे हम लोग कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे डीपेस्ट झील है। और ये कहां पर है? रूस में है। सबसे डीपेस्ट झील के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। तो वी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बनाना है। आप यहां सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहां पर हमारा शिवमोगा महाराष्ट्र, दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, केंद्र मुक्त कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा यहां पर सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से तांबा उत्पादक क्षेत्र संबंधित है? जावर क्षेत्र, खेतड़ी। तो यहां पर कहीं न कहीं जावर क्षेत्र में भी उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन किया जाता है। ये खेतड़ी है। खेतड़ी में तांबे की कहीं न कहीं क्या पाई जाती है? तांबे की खानें पाई जाती हैं। ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है माय डियर। जावर क्षेत्र में भी तांबा पाया जाता है खेतड़ी, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है? आपके अल्मोड़ा में, श्रीनगर में, दार्जिलिंग में। तो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी में स्थित नहीं है? आपकी कौन सी ऐसी परियोजना है जो चिनाब नदी में स्थित नहीं है? तुलबुल परियोजना आपके किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। यह आपकी तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी। झेलम नदी पर स्थित है आपकी कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। दुलहस्ती बगलीहार, ये दोनों परियोजनाएं आपकी किससे संबंधित है? आपकी दुलहस्ती बगलीहार और फिर आपका सलाल दुलहस्ती बगलीहार, ये तीनों परियोजनाएं आपके किस नदी से संबंधित हैं? तो यहां पर आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, आपकी चिनाब नदी से संबंधित है।
और चिनाब नदी पंचनद के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? पंचनद, 5 नदियों के क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली नदी है। और जब झेलम नदी को हम लोग देख रहे हैं तो झेलम नदी से एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इस नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध हुआ था, और ये कहीं न कहीं किसके किसके मध्य हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। 326 ईसा पूर्व, सिकंदर तथा इसे हम झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, या फिर इसको हम लोग वितिस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध को जो झेलम नदी, इसी नदी के किनारे आपकी तुलबुल परियोजना है, वितिस्ता का युद्ध। और फिर यहां पंचनद पर ही हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था। कब? 1960 में, कि 3 नदियों का 80% जल ऊपर की पाकिस्तान उपयोग में लाएगा और नीचे की 3 नदियों का 80% जल भारत अपने उपयोग में लाएगा। 20% भारत पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा और फिर ऊपर की 3 नदियों का 20% जल ही भारत यूज करेगा, 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। इसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इससे मीडिएटरी बॉडी कौन था? तो विश्व बैंक था। विश्व बैंक यहाँ पर हमारा क्या था? मीडिएटरी बॉडी था। इसी के मीडिएशन में ये समझौता यहाँ पर हुआ था माय डियर। तो ये बात भी सभी को ध्यान में रखनी है। सूरमा घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, असम राज्य में, या आपके मणिपुर राज्य में? उपयुक्त में से ये आपकी जो सूरमा घाटी है मणिपुर तथा असम राज्य में फैली हुई है। असम राज्य में फैली हुई है। ये 2 राज्यों में फैली हुई, मणिपुर और असम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सूरमा घाटी तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। डिगबोई तेल उत्पादन का जो कुआं है, डिगबोई तेल उत्पादन का जो कुआं है, वो इसी में स्थित है, सूरमा घाटी में ही स्थित है। कोया विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी तमिलनाडु में। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी तमिलनाडु में हुआ था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। लेपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक दर्रा यहां पर है जिसे हम कहते हैं लेपुलेख दर्रा। ये दर्रा हमारा कहां पर स्थित है? एक ऐसे चित्र बनाते हैं। यहां पर हमारा है मानाला दर्रा, और फिर यहां पर हमारा है नीतीला, फिर यहां पर हमारा है मानाला, नीतीला, धागाला, और फिर यहां अरुणाचल, इसी आपके उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा। तो आपका जो लेपुलेख दर्रा है, ये चारों के चारों दर्रे कहां पर हैं? ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है, जिसका निर्माण 2000 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर सी को राइट विकल्प के तौर पर देखेंगे। सी को राइट विकल्प के तौर पर देखेंगे माय डियर। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है पूर्वी भारत में। आपका जो लक्षद्वीप टापू है वो कहां पर स्थित है? पूर्वी भारत में। तो यहां पर एक भारत का हम मानचित्र बनाते हैं। यहीं पर आपका लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है।
लक्षद्वीप, ये आपके पूर्वी भारत में है, दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी पूर्वी भारत में है। तो ये आपका कौन सा भारत दिखाई पड़ रहा है? ये दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत है। ये दिशा कौन सी है हमारी? ये दिशा हमारी दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो ये हमारा किस में है? तो दक्षिणी भारत में है माय डियर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी को यहां पर अपना करेक्ट विकल्प पर ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप, और फिर ये कई लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है, 36 द्वीपों के समूह से मिलकर के बना हुआ है। द्वीपों का समूह, कवरत्ती इसकी राजधानी है, और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर ये जवाब ध्यान में रखना है। भारत का किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ किस द्वीप का? लिटिल निकोबार का, बैरन द्वीप का, कार निकोबार का? तो यहां पर हमारा जो द्वीप है वो कौन सा है? बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो में सक्रिय वॉल्केनो है। 1787 में इस पर लास्ट कहीं भयंकर विस्फोट हुआ था। और ये हमारा बैरन द्वीप किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी के निकलने, और ज्वालामुखी में जो मलबा होता है, मैग्मा, या उसके लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित द्वीप है? लावा से निर्मित द्वीप है। इस कारण से बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर हमारा करेक्ट विकल्प बी के तौर पर सामने आ रहा है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, भारत पाकिस्तान के मध्य है, भारत चीन के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त। सर क्रीक जो विवाद है, ये विवाद आपका यहां पर देखें, ये यहां पर का जो विवाद है, इधर अपना कराची है और इधर अपना गुजरात है, गुजरात पाकिस्तान। तो यहां पर एक सरक्रीक है, एक निकली हुई ऐसी एक बॉडी है समुद्र में, उसे हम सरक्रीक कहते हैं। इस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है कि इससे हमारा भी हिस्सा है, और वो हवाला देता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक कानून 1982 का, सीला, ओशनिक सीला का, ओशनिक सी लॉ का, जो 1982 में बना था, उसका हवाला देता है। और फिर कहता है कि सरक्रीक का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए, इसे आधा हमको भी मिलना चाहिए, ऐसा दावा पाकिस्तान में है। लेकिन ये सरक्रीक अभी, सरक्रीक पूरी तरीके से किसमें है? भारत में है, और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद के रूप में चल रहा है। तो ऐसा करके सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ऐसी बात सभी को ध्यान में रखनी है। सरक्रीक विवाद किन दो राष्ट्रों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक को, केरल को, आंध्र प्रदेश को? तो भारत में सिलिकॉन राज्य कर्नाटक के बंगलौर को कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बंगलौर को। सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है।
सिलिकॉन सिटी कहा जाता है कर्नाटक के बंगलौर को। तो ऐसा सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन। बंगलौर के को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपना ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मैकमोहन रेखा की सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन किसके किसके मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो यहाँ पर मैकमोहन की बात हो रही है, किसके किसके मध्य सीमा बनाती है? तो मैकमोहन की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये सीमा 1914 में निर्धारित की गई थी। उसमें ब्रिटिश का शासन था भारत में। और ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, भारत तथा चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं भारत और चीन विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था, मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था, एक ब्रिटिश सर्वेयर अधिकारी थे। अब यहाँ पर हमारा अगला विकल्प आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा आपके किस निम्नलिखित कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा आपके मेघालय राज्य में ना होकर के किस राज्य में है? ये नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, ना कि मेघालय राज्य में। तो यहां पर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला, सिपकिला, ये सारे दर्रे आपके कहीं न कहीं अरुणाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर आपकी कहां पर अवस्थित है? उत्तरी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में? तो आपके मध्य भाग में स्थित है। किस भाग में? मध्य भाग में। अरावली के मध्य भाग में स्थित है आपकी गुरु शिखर। माउंट आबू से, माउंट आबू एक पर्वत है, माउंट आबू एक पर्वत है, माउंट आबू, माउंट आबू एक पर्वत है राजस्थान में, जहां पर जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है। और इस जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर से 80 किलोमीटर दूरी पर यह आपकी गुरु शिखर है। आपकी कौन सी चोटी है? गुरु शिखर है। 1722 मीटर ऊंची है, कहीं कहीं पर 1727 मीटर भी दिया जाता है। और ये गुरु शिखर आपके दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? गुरु शिखर रखा गया है। ऐसा करके ध्यान में रखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय ऋषि। तो ऐसा करके ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इन नदियों में से कौन सी हमारी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो नदी है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये नदी हमारी कौन सी? दामोदर। दामोदर नदी अपना जल हुगली नदी में ले जाकर गिराती है, और फिर ये हुगली नदी इसके जल को ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इस प्रकार से यहां पर कहीं न कहीं ध्यान में आता है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा यहां पर एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की दिशा में देखें। लिथोस्फीयर
किससे मिलकर बना होता है? हमारी पृथ्वी की जो परत होती है, ये लिथोस्फीयर किससे मिलकर के बना होता है? ये परत, ऊपरी परत, आपकी ऊपरी भूपर्पटी निम्न कोर से, या फिर आपके भूपर्पटी और निम्न मेंटल से, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, सी यहां पर सही हो जाएगा। आपका भूपर्पटी होता है तथा ऊपरी मेंटल, मेंटल से मिलकर के आपका क्या बना होता है? आपका लिथोस्फीयर बना होता है माय डियर, आपका लिथोस्फीयर बना होता है। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से मिलकर के आपका लिथोस्फीयर का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये लिथोस्फीयर जो आपका होता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्रस्ट, मेंटल, कोर, हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हम भूपर्पटी कहते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन से प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी है, कृष्णा है, तो गोदावरी यहां पर हमारी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 मीटर है, किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। अपना डेल्टा बनाती है। किसके पास? राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। भारत में विश्व का कितना परसेंट वन पाया जाता है? भारत में संपूर्ण विश्व का 2.40% वन पाया जाता है। तो यहां पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो अपनी कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर और इस सागर को। यूरेनियम का सबसे बड़ा खदान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। यूरेनियम का सबसे बड़ा खदान आपके कहां पर है? तो केरल में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी, बी। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, लगभग 60 से 65% तक ज्वालामुखी उद्गार, 65% तक के ज्वालामुखी उद्गार प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में उद्गृत होते हैं, उद्गृत होते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार प्रशांत महासागर में आता है। इसी कारण से यहां पर बड़े बड़े ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत बन गए। वो पर्वत चाहे माउंट फ्यूजियामा, माउंट हैनमिकिल्ले या फिर माउंट मियान या सिस्ता रेनियर वुड जैसे बड़ी बड़ी पर्वतों का विकास, इतना ज्वालामुखी उद्गृत हुआ, उससे जो मलबा इकट्ठा हुआ उससे बड़े बड़े पर्वतों का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। निम्नलिखित में पेलाजिक मछली नहीं है।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पोर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आपके प्रशांत महासागर में? तो आपके अटलांटिक महासागर में है पोर्टो रिको ट्रेंच। निम्नलिखित में से किन पौधे को ट्री रिंग की शारीरिक दृश्यमान होते हैं? ध्रुवीय पौधे, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय। शारीरिक दृश्यमान आपके ध्रुवीय प्रदेश में होंगे या आपके उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण क्योंकि जलवायु की विविधता यहां पर पाई जाएगी। यहां पर क्या पाई जाएगी? जलवायु विविधता, उपोष्णकटिबंधीय शारीरिक रिंग देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। असम, नागालैंड अपनी सीमा बांग्लादेश से नहीं बनाता, बाकी सभी राज्य बनाएंगे। मेघालय बांग्लादेश से 2 बार अपनी सीमा बनाता है। बांग्लादेश से 2 बार अपनी सीमा बनाता है। दो बार अपनी सीमा बनाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये नागालैंड राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है भाइयों। तिब्बत चुंबी घाटी की किस दर्रे के माध्यम से दार्जिलिंग को जोड़ता है? ये नाथुला दर्रा है, इसको आप लोग जानते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर अपने प्रश्न सेशन को समाप्त करते हैं और फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपसे ऐसे जुड़ते रहेंगे और फिर हम लोग प्रश्नों की व्याख्या के साथ उसे समझने और फिर अपने व्यवहारिक जीवन में उसे लेने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभेच्छा।